गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी ने किस तरह से अपनी उपयोगिता को सिद्ध किया है। तो यहाँ पे आपको फिगर्स शो हो रहे होंगे कि कृषि क्षेत्र में देखो किस तरह से अलग अलग तरह की मशीनें आ गई हैं। ये सब कितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं और इन मशीनों के उपयोग से जो कृषि करना है वो कितना आसान हो गया है। अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स की बात करती हूँ जो कि इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो कृषि क्षेत्र में आखिर हुआ क्या? कृषि क्षेत्र में 3 क्रांतियों के बारे में बुक में लिखा हुआ है। पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या होता है? फसल उत्पादन में अगर बहुत ज़्यादा वृद्धि हो तो उसको हम बोलते हैं हरित क्रांति। दैट मीन्स ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो बोला जाता है MS स्वामीनाथन को। पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन। खाद्य तेलों में जब हम बहुत अत्यधिक हमने वृद्धि करने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं अभी भी तो मतलब पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन दैट मीन्स खाद्य तेलों से संबंधित है। भूरी क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक क्या होते हैं? जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, जिसका उपयोग करके हम अपने खेतों की जो उर्वरक जो क्षमता होती है दैट मीन्स जो फर्टाइल कैपेसिटी होती है उसको जब हम बढ़ाते हैं तो उसको हम बोलते हैं भूरी क्रांति। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? फसल उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, मतलब खाद्य तेलों के उत्पादन से। और भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अब कृषि क्षेत्र की क्षमता का अत्यधिक दोहन ही अभिनव कृषि का उद्देश्य है। मतलब कृषि क्षेत्र की क्षमता जो है उसका हम अत्यधिक उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम फसलों को उगा सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता हो। जैसे सपोज़ करो कि अगर हम गेहूं की खेती को कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमको गेहूं की प्राप्ति हो तो ये जो उद्देश्य है इसी को हम बोलते हैं अभिनव कृषि का उद्देश्य। ठीक, उसके बाद जैव कृषि क्या होती है? जैव कृषि मतलब अगर हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ ना करके अगर हम हरी खाद के प्रयोग पर बल दें तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैव कृषि बोलते हैं। दैट मीन्स आपने अभी देखा ना, यहाँ पे भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। तो उर्वरक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको हम 2 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। पहले जो उर्वरक होते हैं वो रासायनिक उर्वरक होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर जैसे आप जानते होंगे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब कुछ केमिकल्स हैं। और अलग अलग चीज़ों में जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया, तो यूरिया में आपका नाइट्रोजन उपस्थित रहता है। तो यूरिया क्या है? एक रासायनिक फर्टिलाइज़र है। उसका जब हम खेतों में बहुत अत्यधिक उपयोग करने लगते हैं ना तो हमारी जो खेत होगी वो कैसी बन जाएगी? वो बंजर बन जाएगी। मतलब बंजर का मतलब क्या होता है कि अब हम उसमें फसल का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति से बचने के लिए हम जैव कृषि पर हम अत्यधिक बल देते हैं। अब ये हरी खाद क्या होती है? तो आपके घरों में जो भी सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके या जो भी खाना जो आपका बच जाता है उसको अगर आप एक गड्ढे को खोद के अगर आप अपनी सारी उन सब्जियों के छिलके को या बचे हुए खाने को, मतलब जो भी आपके घर से जो कुछ भी बचा कुचा निकलता है सामान, उसको अगर आप मिट्टी में डालते जाओगे तो लगभग 5 से 6 महीने के बाद वो क्या हो जाएगी? वो हरी खाद में उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें मैं आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप वहाँ पे मतलब हरी खाद को बनाने के लिए अगर आप अर्थवर्म का यूज़ करोगे, दैट मीन्स अगर आप केचुओं का यूज़ करोगे तो 2 हफ्ते के अंदर ही आपको क्या मिलेगी? हरी खाद की प्राप्ति हो जाएगी। और ये हमारी जो खेतों के लिए है ना, ये बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की अच्छी खासी मात्रा उपस्थित होती है और इससे हमारी जो भूमि होगी उसको बिल्कुल भी हानि भी नहीं होगी। तो इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं अपने कृषि क्षेत्र में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? जैव पीड़क कीट नियंत्रण विधि। ये विधि क्या होती है? जैव पीड़क, आपने देखा होगा जो फसल होती है उस पर बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं तो हम क्या करते हैं? कीड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड, दैट मीन्स जो कीड़ों को मारने की जो दवा होती है उसका हम वहाँ पे हम छिड़काव करने लगते हैं ना। तो उससे क्या होता है? उससे भी हमारी जो खेतों की जो भूमि होती है उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है, मिट्टी खराब होने लगती है, जिससे कि क्या हो सकता है? हम ज़्यादा मात्रा में फसल का उत्पादन नहीं कर पाएंगे।
इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जैव पीड़क कीट नियंत्रण, मतलब जो कीट है अगर उन कीट को भगाने के लिए हम कीटों का ही प्रयोग करने लगे तो कैसा रहेगा। तो इसी चीज़ को बोलते हैं जैव पीड़क कीट नियंत्रण प्रयोग। अच्छा लगा ना सुन के। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं मच्छर, ठीक है। अभी जैसे जब भी आप ऐसे बाहर बैठते होगे तो आपको लगता होगा बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं, लेकिन सोचो हम मच्छर को मारने के लिए किस किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। हम अपने घर में ऑल आउट जलाते हैं, अलग 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 तरह के कॉइल्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर उन मच्छरों को भगाने के लिए अगर हम दूसरे किसी कीट का उपयोग करने लगे जिसका मनुष्य के जीवन पर कोई घातक प्रभाव ना हो, लेकिन मच्छर उससे क्या हो, समाप्त होने लगे। तो ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया, कुछ ऐसे ही यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है खेतों पर भी। खेतों में क्या किया जाता है कि कीट को भगाने के लिए या मारने के लिए कीटों का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह की जो टेक्निक यूज़ की जाती है साइंस में उसको हम बोलते हैं जैव पीड़क कीट नियंत्रण विधि। तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हरित क्रांति क्या होता है, पीली क्रांति क्या होता है, भूरी क्रांति क्या होता है, अभिनव कृषि किसे बोलते हैं, जैव कृषि का मतलब क्या है, जैव पीड़क कीट नियंत्रण विधि का क्या मतलब है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने परिवहन के क्षेत्र में किस तरह से अपनी भूमिका को निभाई है। तो परिवहन का मतलब होता है यात्रा करना, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना ही बोला जाता है परिवहन। आपने सुना होगा मेट्रो रेल, गाज़ीपुर में तो नहीं है, लेकिन अगर आप कभी दिल्ली बेंगलोर में गए होंगे तो वहाँ पे मेट्रो रेल चलती है, बुलेट ट्रेन एवं मोनो रेल। ये सब जो ट्रेनें हैं ना, इन सब की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इससे आप कुछ ही घंटों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हो, क्योंकि ये सारी इलेक्ट्रिक ट्रेनें होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। ई रिक्शा का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा। आपने देखा होगा कि जो ई रिक्शा होता है उसमें बैटरी का यूज़ किया जाता है, वो पेट्रोल और डीजल से नहीं चलती है। इसका फ़ायदा क्या होता है, या इन सब का फ़ायदा क्या होता है कि इससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता है। हमारे पर्यावरण को जो क्षति होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो पेट्रोल और डीजल के जो वाहनों का यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, उससे हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी जहरीली गैसें जो होती हैं वायुमंडल में जाती हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी फास्ट भी होती है, मतलब काफ़ी तेज़ी के साथ चलती भी है, और इससे पर्यावरण को हानि भी नहीं होती है। तो ये भी क्या है, टेक्नोलॉजी का एक तरह से उपयोग है। सीएनजी क्या है, सीएनजी के ऑटोज़ आपने चलते हुए देखे होंगे, या सीएनजी का उपयोग हम अपने कारों में भी करते हैं। लोग सीएनजी का सिलेंडर लगवाते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी क्या होता है, एक तरह से एक आधुनिक विधि है जो कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण को, मतलब इसके द्वारा भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, विनिर्माण के क्षेत्र में। अब विनिर्माण क्या होता है, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मतलब आपको कोई एक अपना, जैसे आपको कोई बहुत अच्छी डिज़ाइनर कुर्ती बनानी है अपने लिए, और वो जो कुर्ती होनी चाहिए वो रेशम से बनी होनी चाहिए, दैट मीन्स वो सिल्क से बनी होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, उसके लिए जो कच्चा माल क्या होगा, वो रेशम का कीट जो होता है, जो मतलब जो कीड़ा होता है, उसके द्वारा आप पहले रेशम के धागों को निकालोगे, और उसको निकालने के बाद आप उससे साड़ियाँ, कुर्तियाँ, अलग अलग चीज़ों का निर्माण कर सकते हो। तो इसी को हम बोलते हैं विनिर्माण। ठीक, तो आज हमने 3 पॉइंट्स को पढ़ा कि साइंस और टेक्नोलॉजी का किस तरह से 3 क्षेत्र में उपयोग है। पहला कृषि क्षेत्र में, दूसरा परिवहन के क्षेत्र में, और तीसरा विनिर्माण के क्षेत्र में। आई होप आपको तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। थैंक यू।